तो हेलो बच्चों, कैसे हो। आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th और मून फिजिक्स, जो कि अब सारे लेक्चर्स पूरा 12th कराएगा आपको। तो वेलकम टू द पहले तो मून फिजिक्स। आइए हमारे साथ बने रहिए, सारे लेक्चर आ जाएंगे, इसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और जेई नीट वालों का सवाल है कि सर नीट का लेक्चर है कि जेई का, तो दोनों कवर अप हो जाएगी। नीट भी कवर अप हो जाएगी आराम से, जेई मेन जेई एडवांस तक के भी क्वेश्चन हम लोग कर देंगे, मोटा मोटी हो जाएगी, आराम से कवर अप सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन, तो सर कुछ मोटिवेशन तो मिलना चाहिए। तो हमारा मोटिवेशन है कि देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। मतलब कि सक्सेस के लिए कोई एलिवेटर है नहीं, हमें खुद से एक स्टेप करके आगे बढ़ना होगा। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि अ गोल विथआउट डेडलाइन जस्ट अ ड्रीम। आप लोग सोए होगे, देखते होगे सपने कि हाँ मैं डॉक्टर बन गया, यहाँ पे स्टेथोस्कोप है, मेरी बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन वो सिर्फ ड्रीम ही बनेगा जब तक आप लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे। बेटा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर हो गया आपने देख लिया, दूसरे लेक्चर आप 3 दिन बाद देख रहे हो, 4 दिन बाद देख रहे हो, ऐसा नहीं है। रोज का रोज लेक्चर बनाओ, नोट्स बनाओ, लेक्चर के साथ नोट्स लेके बैठ जाओ और साथ में नोट्स बनाते रहो और लेक्चर को रिवाइज करते रहो। ओके, एक बार हो गया है कंटेंट तो दूसरी बार फिर से रिवाइज करो। मान लो कि स्कूल में एक बार लेक्चर हो गया है तो फिर से एक बार रिवाइज करो। हाँ, भले ही 1.5x पर कर लो और एक बार देखो कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहां से आपको बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत नया कुछ जानने को मिलेगा जो आपको नहीं पता होगा। और अब छोटी छोटी चीज, पहले ऐसा था लेकिन अब छोटी छोटी चीज में से क्वेश्चन निकल दे, एक एक लाइन टू लाइन समझना जरूरी है कि क्या डिफरेंस है। तो आज के हमारे टॉपिक है जो हम लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो एक तो इंट्रोडक्शन, फिर है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और उसके बाद है स्पेसिफिक चार्ज, जो कि हम लोग टॉपिक पूरे कवर अप कराएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आ जाओ सारे। तो पहले तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीड इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ओके, तो एक फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें चार्ज रेस्ट पर होगा। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों, जिसको फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि चार्ज ऑलवेज रेस्ट पर है। ओके, और मुझे जो ऐसा लगे कि हाईलाइट करने की चीज है वो हम लोग हाईलाइट भी साथ साथ में करते रहेंगे। इफ यू हैव एवर नोटिस स्पार्की इफेक्ट ऑफ द हेड ऑफ क्रैकलिंग साउंड व्हेन रिमूविंग द सिंडरिंग क्लोजिंग, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग अब कि मान लो कि कोई हैंडल है डोर का, कोई मान लो कि आप लोग बस में चले गए, कार में चले गए, तो आपको सडनली ऐसा शॉक जैसा फील होगा। तो कभी कभी हमें जो शॉक फील होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, मतलब कि चार्ज रेस्ट पर है। ओके, और आपने वो भी देखा होगा कि सर आसमान है तो आसमान में ये बिजली, बिजली कैसे गिरती, बिजली होती कैसे है आसमान में। मैंने तो कोई चार्ज, कोई प्लग तो रखा नहीं, रखा कोई वोल्टेज तो मैंने प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वहां तो कोई करंट है नहीं, तो आसमान में बिजली कैसे पैदा होती है। और वो जमीन पर भी आती है, हमारे पर भी गिरती है, तो आसमान में बिजली कहां से आई। जो भी आसमान में आप लोग देखते हो वो कैसे होता है। ओके, तो उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। तो वो भी प्रोसेस हम लोग यहां पर देखेंगे, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है। ओके, तो दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहां पे गुजराती में भी लिखा है साथ साथ में, किसी को समझ में ना आए तो चलो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वेरियस वेज। तो सबसे सिंपल तरीका है, हम लोग बचपन में देखते थे, कंघी करते थे और साथ में फिर वो पेपर्स होते थे, तो वो कंघी पेपर को अट्रैक्ट करती थी। तो वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ही है। ओके, तो बेसिक बेसिक बातें यहां पर हो गई। अब ये बूढ़े अंकल को आप लोग देख सकते हो, यही बूढ़ा अंकल है जिसकी वजह से हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो नाम दिया है वो इस बूढ़े अंकल की वजह से दिया हुआ है। तो हिस्टोरिकल द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी द एबर रब्ड विथ वूल सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस जो कि ग्रीक फिलोसोफर था, उसने यहां पे एक वर्ड दिया था, द वर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
इस कंसेप्ट में ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया, उसका मीनिंग होता है एबर। तो यहां तक पूरी इंट्रोडक्शन की बात हो गई। इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन तो आने नहीं वाले, फिर भी इंट्रोडक्शन चाहिए, जरूरी है इसकी वजह से। अब मेन बात करते हैं व्हाट इज चार्ज। तो बेटा चार्ज क्या है? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, मतलब कि एक मास की प्रॉपर्टी है। हमारे पास मास है तो चार्ज है। दुनिया में ऐसी कोई चीज है कि जिसके पास मास नहीं? दुनिया में ऐसी कोई चीज है कि जिसके पास मास नहीं? ऐसी कोई चीज नहीं है। मान लो इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसके भी पास मास है, प्रोटॉन के भी पास मास है। दुनिया में हर एक चीज के पास मास है, और जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो भी सकता है, चार्ज नहीं भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। विच इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो एक डेफिनेशन को समझते हैं, चार्ज को समझते हैं कि चार्ज है क्या। तो मान लो कि प्रोटॉन है बेटा, एक एटम ले लेते हैं। तो एटम में एक तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोग इस तरह का कोई सिंबल लगाते हैं और प्रोटॉन के ऊपर प्लस सिंबल लगाते हैं। उसका मतलब, तो इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस ही न्यूट्रल है। तो एटम में हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है एक ही एटम में, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम है वो न्यूट्रल है। ओके, लेकिन मान लो कि यहां पर भाई फीलिंग को समझ लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी के बार। ओके, तो ये एटम न्यूट्रल है, लेकिन मान लो कि यहां पे प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, कि मान लो कि जो प्रोटॉन है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई, तो एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज बन गया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन से ज्यादा होगी तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज बन गया है। जैसे कि सोडियम एटम है, तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हम लोग बोलेंगे Na+, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो सोडियम हम लोग बोलेंगे Na+, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज। और मान लो कि क्लोरीन है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ गई प्रोटॉन से। क्लोरीन में पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, फिर जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन से ज्यादा हो गई। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, तो क्लोरीन Cl- वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके अलावा बेटा हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि चार्ज का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू I। हम लोग चार्ज को Q से डिनोट करेंगे। I मतलब आपको पता होगा कि करंट इनटू टाइम। चलो करंट मतलब, तो करंट मतलब एम्पियर, और टाइम मतलब, तो टाइम मतलब सेकंड, तो एम्पियर इनटू सेकंड। चलो डायमेंशन, तो डायमेंशन है A1 T1। ओके, और एम्पियर सेकंड को हम लोग एक नाम से भी बुला सकते हैं कि एम्पियर इंटू सेकंड, ऐसा यूनिट है एम्पियर इंटू सेकंड, उसको हम बोल सकते हैं कुलम। और हम लोग कुलम को डिनोट करेंगे C से। चलो चार्ज, तो चार्ज सर वेक्टर है कि स्केलर है? तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हैज नो डायरेक्शन। चार्ज के पास कोई डायरेक्शन है ही नहीं बेटा, वो स्केलर फंक्शन है, स्केलर क्वांटिटी चार्ज। ओके, यहां तक समझ में आ गई बेसिक चीज। फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू IT। हम लोग आगे भी देखने वाले एक फॉर्मूला आएगा, शायद आपको पता हो Q इज इक्वल्स टू NE, लेकिन ये फॉर्मूला आगे आने वाला है। तो Q इज इक्वल्स टू IT, I मतलब करंट, T मतलब टाइम, एम्पियर इंटू सेकंड, डायमेंशन है A1 T1,
ऐसा यूनिट है एम्पियर इंटू सेकेंड, उसको हम बोलेंगे कुलम सी। तो चार्ज को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 कुलम, 2 कुलम, इसके ऊपर 3 कुलम चार्ज है, इसके ऊपर 4 कुलम चार्ज है, इसके ऊपर -3 कुलम चार्ज है। उसके बाद चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, वो स्केलर है। तो यहां तक हमें बेसिक बात समझ में आ गई। ओके, चलो अब हम आगे निकलते हैं। थिंग्स टू बी रिमेंबर। तो रिमेंबर बेटा क्या है, थिंग्स टू बी रिमेंबर। तो यहां पर एक बार देख लो, नीचे देख लो पहले तो कि टाइप ऑफ चार्जेस, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है। मान लो कि यहाँ पे +5 कूलम है और यहाँ पे +5 कूलम है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा मैग्नेट के जैसे। N है तो रिपल्सन, NS है तो अट्रैक्शन। यहाँ पे +5 कूलम है और यहाँ पे -10 कूलम है तो अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे -10 कूलम है और सामने भी -12 कूलम में माइनस है, तो माइनस पर भी रिपल्सन होगा। जैसे ही मैग्नेट है N है तो रिपल्सन, NS है तो अट्रैक्शन। एक बात और कि मान लो कि मैंने आपको पूछ लिया कि -5 कूलम ज्यादा है कि 3 कूलम ज्यादा है, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी, -5 या 3? फंस गए। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर 3 कूलम ज्यादा है, -5 कहूंगा। बेटा ये माइनस सिर्फ रिपल्सन और अट्रैक्शन सिंबॉलिक तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे वैल्यू तो 5 कूलम की ही ज्यादा है। वैल्यू के हिसाब से देखें तो 5 कूलम की वैल्यू ज्यादा है। ये माइनस सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन बताता है। अट्रैक्शन रिपल्सन मतलब कि उसने चार्ज को एक्सेप्ट किया है तो इसकी वजह से माइनस है, रिमूव हुआ है तो इसकी वजह से प्लस है। तो ये माइनस प्लस सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो माइनस प्लस के हिसाब से मत जाओ, मैथमेटिकल लॉजिक मत लगाओ। अब पहले भी ऐसा हुआ था कि 11th में, तो 11th में बहुत लोग कंफ्यूजन में थे कि -3 मीटर पर सेकेंड है और साथ में यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा है क्योंकि वहां पे तो -3 है ना। भाई -3 मीटर पर सेकंड मतलब वो बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। -3 मीटर पर सेकंड ही ज्यादा है, 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा नहीं होगा, वो बता रहा है, सिर्फ सिंबल है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे भी लोग ऐसी गलती कर रहे थे, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि ये नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड, -3 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है। तो ये सब ध्यान रखो कि माइनस सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, चलो दूसरी बात करते हैं कि चलो तो चार्ज की यूनिट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है फ्रैंकलिन, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। तो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है फ्रैंकलिन। ओके, तो ये याद रखना, ये IMP बेटा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो फ्रैंकलिन। और सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, तो फैराडे। बाकी सब चलो वैल्यू तो ठीक है कि वैल्यू भी याद रखनी है, लेकिन ये मोस्ट IMP है कि स्मॉल बोर्ड है। मान लो कि बोर्ड में, तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है फ्रैंकलिन और लार्जेस्ट यूनिट है फैराडे। चलो एक फ्रैंकलिन की वैल्यू सर कितनी होगी? चलो तो एक फ्रैंकलिन की वैल्यू, तो एक फ्रैंकलिन की वैल्यू होगी 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो मतलब कि -9 कूलम, यानी कि बहुत कम वैल्यू है। और एक फैराडे की वैल्यू तो 96500 कूलम। ओ 96500 कूलम, करीब मान लो 96500 मतलब 1 लाख के थोड़े बहुत नजदीकी है। इतने कूलम, और वहां पर 1/3 इंटू -9 कूलम। तो ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है फ्रैंकलिन। अब बहुत सारी बुक में ESU, EMU, स्टेट कूलम, ये सब में कंफ्यूजन रहता है। तो बेटा ESU, स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन तीनों एक ही चीज है। आपको बोल दें ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल दें, साथ में आपको फ्रैंकलिन लिख के दे दें, या तो आपको बोल दें स्टेट कूलम। तीनों एक ही बात है। ओके, फ्रैंकलिन बोल दे, स्टेट कूलम बोल दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल दे, तीनों बात एक ही है। इसका सीजीएस यूनिट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ ESU, और 1 फ्रैंकलिन, तो समझ में आ गया, 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। उल्टा कर दो, 1 कूलम तो 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। इन दोनों में से आपको जो भी याद रहे,
कि 1 फ्रैंकलिन ले लिया तो 1/3 10⁻⁹, 1 कूलम ले लिया तो 3 × 10⁹, तो 1 ESU इज इक्वल्स टू 1 फ्रैंकलिन। देखो आगे जाके जब मैग्नेटिज्म हम लोग देखेंगे चैप्टर 4, 5, 6 में, तो वहां पर भी एक यूनिट आएगा EMU। EMU मतलब इलेक्ट्रो, ये ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल्स टू 10 कूलम, ये ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल्स टू 10 कूलम, ये ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल्स टू 10 कूलम। ये ध्यान रखना कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल्स टू 10 कूलम। यहां तक बात समझ में आ गई? तो बेसिक चीज हमने यहां पे देख ली। देखो यहां पर भी मैंने लिखा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेफिनेशन, द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ द, नॉट द वैल्यू, ओनली फॉर द नेचर नॉट द वैल्यू। अब बहुत लोगों को नोट्स देख के नोट्स पसंद आ गई है, बोलेंगे कि सर हम लोग नोट्स कहाँ से ले, तो डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स की लिंक भी आपको दे दूंगा, ये सारी नोट्स आपके पर सीधी PDF फॉर्म में आ जाएगी। ओके, तो नोट्स की भी कोई टेंशन मत लो। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी नहीं है, अभी आप देखोगे कि हाँ सर ये मुझे EMU के बारे में तो पता ही नहीं था, ये तो बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी बेटा एग्जाम में आ सकता है। EMU आपको पता ही नहीं होगा, EMU में वो देगा और फिर उसको कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 कॉलम है, सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है। लेकिन आप लोगों ने जो देखा है NCERT में या स्कूल सिस्टम में, वहाँ पे कुछ कुछ बातें बताना रह जाती है, कभी कभी बार ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे एक बार लेक्चर देख लो। ओके, चलो अब आगे निकलते हैं। तो अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की बेटा, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चलो, ट्रांसफरेबल मतलब सर क्या है, और ये लिखा है कि व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब अ बॉडी विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज ऑफ द बॉडी इज 0। तो सर समझ में नहीं आया। चलो हम लोग आराम से अब धीरे धीरे इसको समझ कि व्हाट इज अ चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मतलब मान लो कि सोडियम है, तो सोडियम में यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होगी। चलो सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं बोलो, तो सोडियम में प्रोटॉन की वैल्यू होगी कि Na, चलो Na तो सोडियम है, सोडियम में Z इज इक्वल्स टू 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11। न्यूट्रॉन तो A माइनस Z, तो 23 माइनस, हाँ Z इज इक्वल टू 23 नहीं आएगा, ये गलती हो गई। भी काम कर जा, ओके, Z इज इक्वल टू होगा 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास है 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी 12। तो सोडियम में प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन है 11 और न्यूट्रॉन है 12। तो सोडियम में प्रोटॉन है कि भी सोडियम में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये आउटर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अभी सोडियम न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 11 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और 11 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सोडियम में भी न्यूट्रल है। क्लोरीन में देख लेते हैं, तो क्लोरीन Z इज इक्वल्स टू 17, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 7। चलो प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होगी 17। न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है बोलो, तो समथिंग 35 माइनस 17 कर दो, ओके, तो 18, 35.5 है, लेकिन हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो देखो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है। मान लो कि 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां पर भी सेम है,
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है, तो न्यूट्रल है ये भी। लेकिन अब देखते हैं कि यहां से एक कोई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में शिफ्ट कर गया, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन तो इतनी ही है, 11 ही है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन से, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से, अब इक्वल है नहीं। तो सोडियम कैसा हो गया? तो हम लोग बोलेंगे Na+, सोडियम पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से जो सोडियम है वो Na+ हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, तो ये है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो क्लोरीन हो गया Cl-। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पहले कितनी थी? 17, अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 18 और प्रोटॉन की वैल्यू हो गई 17। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन की वैल्यू से ज्यादा हो गई है, तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए क्लोरीन हो गया Cl-। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। ओके, मजा आ गया तो लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को सर्कल को भी शेयर करते रहिए। चलो यहां तक की समझ में आ गया। अब सर आगे क्या है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस? तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मूव कौन करता है? मतलब सर, तो चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज के दो टाइप है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कौन करता है? नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कौन करेगा? कि मुझे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करना है, तो नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करने के लिए है कौन? तो सर नेगेटिव चार्ज पहले तो ट्रांसफर हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? क्या पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? बोलो। तो सर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो दोनों चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं। यस, पॉजिटिव चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है। तो नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कौन कराएगा? तो सिंपल है, नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कराएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर कौन कराएगा? देखो यहां पे गलती करोगे कि पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर कौन कराएगा, तो सिंपल है, प्रोटॉन। यस, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये क्या बात हुई सर? यहां पे गलती कर दी कि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं कराएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव, नो डाउट, आपकी बात सही है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, 100% है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करने के लिए प्रोटॉन यूज नहीं होगा। तो प्रोटॉन यूज नहीं हो सकता। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट कर देते हैं यहां पर कि रेड अलर्ट हो गया। ध्यान रखो कि रेड अलर्ट हो गई,
तो रेड अलर्ट मतलब कि प्रोटॉन, रेड अलर्ट की रॉन्ग है बेटा, कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर नहीं करेगा। तो सवाल आया कि सर प्रोटॉन नहीं करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करेगा कौन? तो फिर से एक सवाल आया, रेड अलर्ट वाला सवाल, कि सर प्रोटॉन तो नहीं करेगा, कि सर प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं करेगा। ये बात 100% है, यस। तो कौन करेगा? तो कौन बाहुबली आएगा और पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करेगा? तो ये भी एक सवाल हुआ, सवाल पर सवाल, कि सर प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करेगा, ये बात 100% राइट है। तो फिर कौन पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करेगा? तो पॉजिटिव चार्ज को भी ट्रांसफर करने वाला है इलेक्ट्रॉन। ओ भाई साहब, इलेक्ट्रॉन। यहां पे तो कंफ्यूजन हो गई, बंदा कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हो सकता है भाई, कि इलेक्ट्रॉन करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन करेगा, पॉजिटिव चार्ज को भी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करेगा, नेगेटिव चार्ज को भी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करेगा, ये कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं आगे आगे कि कैसे हो सकता है। कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते और फिर आगे देखते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लो बेटा। चलो मेरे पास है 4 सोडियम एटम, Na, Na, Na और Na। मैंने यहां पे एक रॉड ले ली, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को यहां पर मैंने ले लिया। चलो इसके बाद आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही रॉड को मैंने टच करा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो, तो सोडियम हो गया पॉजिटिव, तो सोडियम होगी पॉजिटिव, तो सोडियम पॉजिटिव हो गया। तो यहां पे मुझे मिला Na+। जैसे ही ये पॉजिटिव हो गया, इसके भी आउटर ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही पॉजिटिव ने इसे टच किया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी हमारे साथ साथ पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव बोलते हैं ना। जैसे ये पॉजिटिव हुआ, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो गई पॉजिटिव को देखकर। लाइफ में भी हम लोग पॉजिटिव के साथ रहना चाहते हैं, नेगेटिव के साथ कोई रहना नहीं चाहता। जो भी पॉजिटिव है उसके साथ, उसके पीछे लोग भागेंगे। तो ये भी Na+ हो गया। यहां भी ऐसा हुआ, जैसे ही Na+ हुआ, भाई ये एग्जाम्पल है, वो कुछ लोग बोलेंगे सर लॉजिकली कैसे पॉसिबल है, ये एग्जाम्पल है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो जैसे ही सोडियम पॉजिटिव हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गई। वाह भैया क्या बात है। तो यहां पर भी Na+ हो गई। तो देखते ही देखते Na+, फिर यहां पर Na+, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो गए देखते देखते। पहले तो ये पॉजिटिव नहीं था, अब सारे पॉजिटिव हो गए, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कंपलसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने कंपलसरी। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हो गए पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ इस साइड। और बेटा जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा उसी साइड करंट भी ट्रांसफर होगा। हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 में, लेकिन ध्यान रख लो, कुछ बातें याद रख लो कि करंट भी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा।
तो अब समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज को भी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां पर भी ट्रांसफर कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब फिर से सवाल खड़ा है, एक सवाल और भी खड़ा है कि क्यों सर प्रोटॉन क्यों नहीं कर सकता ट्रांसफर। एक सवाल और भी है कि क्यों इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता। सवाल है कि ससुरा प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता, ये भी सवाल है कि प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता। तो देखते चलो, कुछ थिंग्स टू बी रिमेंबर, आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 × 10⁻27 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.31 × 10⁻31 kg। तो एक बात आपको याद होनी चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन यहां पर भी लिखा हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अब लॉजिकली समझ में नहीं है भाई, देख लो कि प्रोटॉन का मास अगर 5 kg है, चलो 5 kg नहीं लेते, प्रोटॉन का मास ले लेते हैं हम लोग 1 kg ले लो। चलो सिंपल एग्जांपल कि मान लो कि सिर्फ इसका मास 1 kg भी है, तो अरे इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का नहीं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन का मास सिर्फ 1 kg है, तो प्रोटॉन का कितना होगा, तो प्रोटॉन का मास होगा 1800 kg। 37 को रहने देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1800 kg। अब 1 kg ट्रांसफर करना इजी है, 1800 kg ट्रांसफर करना इजी नहीं है। आप लोग खुद ही सोच लो यार, 1 kg आराम से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन 1800 kg ट्रांसफर करना इजी नहीं है। तो सारे सवाल के जवाब हमें मिल गए, मजा आ गई। हम लोग बोलते हैं ना मजे में, मजा आ गया। चलो आगे निकलते हैं। और एक बात भी है कि रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था कि कुछ लोगों के सवाल थे। क्या सवाल थे कि सर मान लो कि यहाँ पे एटम है और एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ले लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा सोडियम में से, तो ये उसको रिपेल नहीं करेंगे। तो ये भी एक सवाल है, ये उसको रिपेल नहीं करेंगे। देखिए बेटा, देखो कि रेडियस ऑफ एटम है 10⁻10 और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻15। मतलब कि मान लो कि मैं 1 मीटर रेडियस ले लेता हूं एटम की, लॉजिकली, तो न्यूक्लियस की मान लेते हैं कि मैंने न्यूक्लियस की मान लेते हैं कि यहां पे मैंने न्यूक्लियस की रेडियस ले ली 1 मीटर। तो एटम की रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, 100 किलोमीटर, क्योंकि 10⁵ टाइम्स ज्यादा है, ये इससे 10⁵ टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो मान लो कि इस रूम में 1 मीटर का मैंने न्यूक्लियस ले लिया, मान लो 1 मीटर का न्यूक्लियस ले लिया, तो फिर रेडियस कितनी होगी, न्यूक्लियस ले लिया 1 मीटर का, उसकी रेडियस 1 मीटर, लेकिन एटम की रेडियस आउटर ऑर्बिट 100 किलोमीटर दूर है। सोच लो कि 100 किलोमीटर दूर है, वहां पे 100 किलोमीटर दूर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आराम से आ जाएगा। ओके, तो ये कोई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, एक लॉजिकली क्वेश्चन था। चलो हम लोग आगे निकलते। तो सेकंड प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब सिंपल फंडा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो कि हमारे पास मास है तो हमारे पास चार्ज है, हमारे पास मास नहीं है तो हमारे पास चार्ज नहीं है। सिंपल बात कि हमारे पास मास 0 है तो चार्ज भी 0 है। लेकिन मान लो कि हमारे पास मास है, मतलब मास 0 नहीं है, हमारे पास कोई मास है, तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज है कि एक तो प्रोटॉन, एक तो न्यूट्रॉन और एक तो इलेक्ट्रॉन।
देखो मास 0 है, लेकिन प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। प्रोटॉन का भी मास कितना मास है बेटा, बोलो 1.67 × 10⁻27 kg, अभी करवाया। न्यूट्रॉन का भी सेम मास है, सेम, और इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg। तीनों के पास मास है, लेकिन तीनों के पास चार्ज सेम नहीं है। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 0 है, न्यूट्रल है, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो जिसके पास मास है उसके पास चार्ज हो भी सकता है, चार्ज नहीं भी हो सकता, 0 भी हो सकता है। एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन के पास मास है, न्यूट्रॉन के पास मास इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन चार्ज इज इक्वल टू 0। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना। ओके, यहां तक समझ में आ गया। वॉट हैपन्स व्हेन वी चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी, चलो एक एग्जाम्पल में देखते हैं। ऑन चार्जिंग द न्यूट्रल बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज, बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है, कि मान लिया कि यहां पर एक राजू भाई है, बहुत हैप्पी बंदा है भाई राजू भाई, बहुत हैप्पी, क्योंकि उसके पास है सीमा। सीमा मतलब, तो सीमा मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सीमा मतलब यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, सीमा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। सीमा के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। तो राजू भाई है भाई, तो राजू भाई का मास है अभी मान लो 50 kg, ओके, और राजू भाई के पास है सीमा। लेकिन यहां पे मगन भाई बेचारे सिंगल, सर हम भी सिंगल है, हमारा भी दुख समझ लो, लेकिन हमारा तो वेट कम ही नहीं होता। आप अलग तरीके के सिंगल है। यहां पे मगन भाई है, मगन भाई की पास मास है ओनली फॉर 20 kg, ये बेचारा सिंगल है, इसका दिल टूटा हुआ है, सिंगल है, दिल टूटा हुआ है। मान लो मगन भाई बन गया आईएएस, आईएएस हो गया, दिल टूट गया था फिर आईएएस बन गया। वो मूवी था ना एक आईएएस वाला, उसकी तरह से ही आईएएस बन गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही आईएएस बन गया सीमा राजू भाई को छोड़ देगी, क्योंकि उससे तो आईएएस मिल गया है, मगन भाई ने प्रपोज कर दिया, सीमा थोड़ी मना करेगी, आईएएस बन गया। तो सीमा राजू को छोड़ के मगन के पास चली गई। क्या हुआ कि जो सीमा है उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो राजू को छोड़ के मगन के पास चली गई। तो जैसे ही सीमा मगन के पास चली गई भी, मगन बहुत खुश है, मगन बहुत खुश हो गया है, बहुत वेरी हैप्पी है, क्योंकि उसके पास अभी सीमा आ गई है। पहले वो सिंगल था, अब उसके पास सीमा है। सीमा नेगेटिव चार्ज है, सीमा नेगेटिव चार्ज है, तो सीमा है नेगेटिव चार्ज, तो सीमा उसके पास आ गई है। और इसका वेट हो गया है अभी 100 kg, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश कि मेरे पास सीमा है। और राजू भाई बेचारे दुखी हो गए, क्योंकि सीमा छोड़ के चलेगी। तो राजू भाई का जो मास है वो डिक्रीज हो गया, बेचारे दुखी हो गए, उनका मास हो गया 20 kg। अब बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है देखो, तो जैसे ही सीमा इसके पास गई, सीमा तो है नेगेटिव, तो सीमा इसको भी नेगेटिव बना देगी, नेगेटिव थिंकिंग वाली, तो ये भी पूरा नेगेटिव हो जाएगा। और राजू भाई को हमें बोलना है कि बी पॉजिटिव, एक गई तो दूसरी आएगी, हाँ, कि बी पॉजिटिव रहो, ये तो लाइफ है, ऐसा होता ही रहता है, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, सक्सेसफुल बन जाओ। तो राजू भाई हो गए पूरे पॉजिटिव, राजू भाई को हमें मोटिवेशन देना पड़ा कि भाई पॉजिटिव बने रहो, लेकिन ये जो मगन था वो पूरा हो गया नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि मान लो कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब उसको चार्ज बोलते हैं, कि मान लो कि यहाँ से
एक इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज यहां से रिमूव होकर मगन भाई के पास चला गया, यहां से चार्ज रिमूव होकर मगन भाई के पास गया, मतलब कि जो कि इलेक्ट्रॉन थे वो मगन भाई के पास चले गए। तो जैसे ही मगन भाई के पास इलेक्ट्रॉन गए तो मगन भाई का मास इंक्रीज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होके यहाँ पर गया, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो जो भी नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज कैसे होगा कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज इसके पास गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होके यहाँ पर गए, तो ये बन गया पॉजिटिव। तो मान लो कि चार्ज हम लोग रिमूव कर दे तो आदमी बन जाएगा पॉजिटिव, जैसे कि राजू भाई के पास से सीमा निकल गई तो आदमी हो गया पॉजिटिव। ओके, और आदमी हो गया पॉजिटिव तो मास हो गया डिक्रीज। सीमा छोड़ के चली गई, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए, तो ये कैसा हो गया, इसका मास कैसा हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.10⁻³ kg। सर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, चार्ज बोला, कि चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो फर्क रहेगा। यहां से 10⁻, मान लो कि 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वहां पर ट्रांसफर हो गए, तो मास डिक्रीज होगा ना। यहां से 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल के वहां पर ट्रांसफर हो गए, तो क्या होगा, मास डिक्रीज हो जाएगा और वहां पर मास इंक्रीज हो जाएगा। मैं पॉजिटिव बन जाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, और ये नेगेटिव बन गया लेकिन इसका मास इंक्रीज हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन है कि मान लो क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन है क्या, ओके चलो यहां पर क्वेश्चन देख लो कि मान लो कि कोई पावर बैंक है और मैंने पावर बैंक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, मैंने पावर बैंक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, मैंने पावर बैंक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, मतलब इसका वेट, मास, तो मास कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। सेकंड, कि मान लो कि एक मोबाइल है, मोबाइल को मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, कि मोबाइल को मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो मोबाइल का मास इंक्रीज हो गया। कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास डिक्रीज, नेगेटिवली चार्ज होगा तो मास इंक्रीज। चलो यहां तक समझ में आ गया, ओके। वो सॉन्ग था ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। अब राजू भाई अपना इंतकाम दिखाएगा। चलो टॉपिक में आ जाओ बेटा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो पहले इस क्वेश्चन को देख लो कि क्वेश्चन है क्या। देखो चलो पहले मैं फिगर यहां पे नहीं दिख रही, ओके फिगर बना देते हैं। चलो तो बड़ा फिगर बना देते हैं, चलो। मजो नहीं आया वो। चलो यहां पर फिगर बना देते हैं। ओके अब देखो कि इन द फिगर टू चार्ज स्फीयर ए एंड बी विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज स्फीयर्स ऑफ इक्वल मास। मान लो कि ए और बी दोनों स्फीयर है इक्वल मास के, मान लेते हैं कि दोनों स्फीयर है। चलो कि मान लो कि यहाँ पे दो स्फीयर है इक्वल मास के, यहाँ पे मैंने दो स्फीयर ले लिए इक्वल मास के। यहाँ पे मैंने दो स्फीयर ले लिए इक्वल मास के, कि यहाँ पे मैं दो स्फीयर ले लेता हूँ, कि यहाँ पे मैंने दो स्फीयर ले लिए इक्वल मास, दोनों का मास सेम है, ओके।
a neutral mass, a neutral from the point of view the electric charge are placed in a scale if A is positively charged and B is negatively charged. मतलब मैंने A को पॉजिटिवली चार्ज बना दिया और B को मैंने नेगेटिवली चार्ज बना दिया, तो बेटा क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका मास डिक्रीज होगा। हमने आगे देखा ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसका मास इंक्रीज होगा, तो ये नीचे की ओर शिफ्ट होगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो उसने बोला है, क्या बोला, टू द लेफ्ट टू द राइट, तो राइट के साइड बैंड होगा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? ऑप्शन क्या है, टू द लेफ्ट टू द राइट, तो टू द राइट बैंड होगा, टू द राइट की तरफ बैंड हो जाएगा। ओके, विल नॉट फर्स्ट टू द लेफ्ट नहीं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इसका मास डिक्रीज होगा, इसका मास इंक्रीज, तो ये ऐसे नीचे मूव कर देगा। ओके, चलो आगे निकलते हैं। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने देखी होगी, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो आपने देखा होगा एनर्जी वाली बात। तो हमारे एक स्टूडेंट ने एनर्जी की जगह एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बोला था। पहले ये देख लेते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो ये भी हमने देखा है। द नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये तो हमें पता है, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, ये याद रखने के लिए, उस टाइम की बात है कि लव इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज वन पर्सन टू अनदर। जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पे एक फर्क है, वो फर्क क्या है वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देख दो नेट चार्ज है 2 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, तो 7 कूलम, यहाँ पे चेंज हो गए 5 कूलम 3 कूलम -1 कूलम, लेकिन नेट चार्ज कैसा है, कंजर्व है, तो नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। ओके, अब बात करते हैं एनसीईआरटी की और एचसी वर्मा की। देखो थोड़ा डिटेल में चलते हैं एनसीईआरटी और एचसी वर्मा में, तो बेटा डिटेलिंग है क्या, देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज carried by an isolated system. The charge carrying particle may be created or destroyed. देखो, the charge carrying particles may be created or destroyed. It is not possible to create and destroy net charge. It is not possible to create and destroy net charge. हम लोग पार्टिकल को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज को कभी भी डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं कर सकते। द प्रोटॉन, देखो, तो उसके समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल, समटाइम नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल, नॉट नेट चार्ज, चार्ज पार्टिकल। अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन ने एक प्रोटॉन बनाया तो सामने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, नेट चार्ज सेम रहा। समझ में आया? चार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज को डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं कर सकते। तो नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व, बट चार्ज पार्टिकल कंजर्व रहेगा भी कि नहीं भी रहेगा। ओके, द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड हैव द इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ओके, अब देखो HCV में क्या लिखा हुआ है, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ओके, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय, इट इज पॉसिबल to create and destroy charge particle, but it is not possible to create or destroy net charge. ये sentence देख लो, it is possible to create or destroy charge particle, but it is not possible to create or destroy net charge. In a beta decay process, वो आगे देखेंगे, in a beta decay process, a neutron convert itself into a proton and fresh electron. तो ये बात एक बार देख लेना, NCERT पेज नंबर 8, पेज नंबर चेंज हो सकता है, मे बी न्यू NCERT ओल्ड NCERT हो, और HC वर्मा दोनों में दी हुई है। एक एक बात को समझनी है NCERT में से भी, जो समझने लायक हो। चार्ज इज इनवेरिएंट, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इनवेरिएंट कोई चेंज नहीं होगा, मैं इनवेरिएंट हूं, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, तो इनवेरिएंट। तो चार्ज इज इनवेरिएंट, द चार्ज डज नॉट वेरी विथ स्पीड, द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। ओके, तो चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब, मान लो एग्जाम्पल, डेफिनेशन बाद में देखेंगे, डेफिनेशन में है क्या। मान लो कि कोई चार्ज है Q, उसकी वैल्यू 5 कूलम,
तो वो रेस्ट पर है, तो उसकी वैल्यू 5 कूलम की 5 कूलम होगी। अब मान लो कि ये चार्ज है 5 कूलम वाला, इसको मैंने वेलोसिटी दे दी v इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड, तो फिर भी वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, उसकी वैल्यू 5 कूलम की 5 कूलम में रहेगी। मान लो कि ये q इज इक्वल्स टू 5 कूलम को मैंने वेलोसिटी दे दी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। इसकी वैल्यू 5 कूलम की 5 कूलम भी रहेगी, तो इनवेरिएंट है। ओके, चलो अब एक और टेबल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है ये। पहला टेबल देखते हैं कि टेबल है क्या। देखो कि टेबल है क्या। तो स्टेट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम लोग आगे देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चैप्टर में आएगा कि चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी 100%, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। एक्सेलेटेड मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, हम चार्ज को एक्सेलेट कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों प्रोड्यूस हो जाएगी। तो नीट में AIPMT में क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम द, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब जनरेट होगी, जब हम लोग चार्ज को एक्सेलेट कराएंगे। ओके, जब हम लोग चार्ज को एक्सेलेट कराएंगे। देखते हैं शिफ्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता भैया। यहां पर शिफ्ट हो सकता है, हाँ शिफ्ट हो गया, मजो आ गया। ओके, तो बेटा रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होगी। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होगी। एक्सेलेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों जनरेट होगी। मोस्ट IMP टेबल है। ओके, ठीक है, चलो अब लोग आगे निकलते हैं। The difference in the masses on the electron and proton, that electron move much faster in the atom, that is proton। ये बोलना चाह रहा है कि भाई मान लो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही बोल रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बेटा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या? आइंस्टाइन ने दी हुई बात है, स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity, when a body moves with speed in order of speed of light, some parameter changes due to high speed। तो टाइम, मास, लेंथ, एरिया, मान लो कि हमारी बॉडी c की स्पीड से चलेगी, c मतलब 3 × 10⁸ की स्पीड से हमारी बॉडी को हमने मूव करवा दिया, तो सम पैरामीटर मतलब टाइम, मास, लेंथ, एरिया सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो बट द सर्टेन क्वांटिटी रिमेन सेम, दे वर नॉन इनवेरिएंट, मतलब चार्ज सेम रहेगा। c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ से हमने मूव कर दिया तो चार्ज सेम रहेगा, लेकिन जो टाइम, मास, लेंथ और एरिया चेंज हो जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल है बेटा टाइम डायलेशन थियोरी। और उसके बाद और भी एक एग्जाम्पल है, वो भी हम लोग दे लेंगे। स्पेस तो नीचे है नहीं, देखो ध्यान रखो। एक एग्जाम्पल है कि मान लो कि मेरे पास मास है m0 इज इक्वल्स टू 10 kg। ओके, और यहां पर मास है, यहां पर चार्ज है कि मान लो चार्ज लेते हैं, क्या पर चार्ज है Q इज इक्वल्स टू 5 को। अब हम लोग जो मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो कर देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट। अब 10 kg की चीज़ को मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाता हूँ, मतलब उसकी वेलोसिटी मैंने कर दी, काइनेटिक एनर्जी कर दी स्पीड ऑफ लाइट की जितनी, वेलोसिटी कर दी स्पीड ऑफ लाइट की जितनी। तो क्या होगा, तो बड़ा एक फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू m0 1 - v²/c², ये फॉर्मूला है। v मतलब नॉर्मल स्पीड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के जितनी है। मैंने जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी वो स्पीड ऑफ लाइट के जितनी करना की, तो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू m0 1 -
वी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर, क्योंकि वी जीरो इज इक्वल टू सी। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की जितनी है, तो सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो एम जीरो बाय जीरो, एम जीरो बाय जीरो, तो मास होगा इनफाइनाइट। तो देखो मास 10 kg से इनफाइनाइट तक हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि एम में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो मास यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मास हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो मास था वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा दिया है। इसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन यहाँ पर चार्ज, इसको भी मूव करवा दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, लेकिन चार्ज सेम का सेम रहा 5 कूलम, क्योंकि इनवेरिएंट है। ये भी कुछ थियरी है। मान लो कि आप स्पेस में चले गए, तो स्पेस में आप लोग मूव कर रहे हैं, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट से आप स्पेस में मूव कर रहे हैं। तो मान लो कि ये डॉटर और उसके फादर थे, डॉटर चढ़ी गई स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में, तो कई साल बाद जब देखेंगे तो डॉटर यंग की यंग रहेगी, फादर यंग नहीं रहेंगे। तो ये भी है द ट्विन पैराडॉक्स। लेकिन इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है। स्पेस में चले गए, तो स्पेस में अर्थ का 1 ईयर, मतलब अर्थ के 7 ईयर, मतलब स्पेस के 1 ईयर, इस टाइप का कुछ टाइम है। लेकिन यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक बुक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैंने द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ज़्यादा डिटेल जाननी है तो ये देख लेना, टाइम इज एन इल्यूजन। ओके, चलो हम आगे निकलते हैं। तो थिंग्स टू बी नोटिस्ड, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ चार्ज। ये बेटा एक याद रखो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेड बाय क्वार्क्स, क्वार्क्स से बने हुए हैं। वी कैन नॉट ट्रांसफर क्वार्क्स टू बॉडीज टू गिव अ चार्ज, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन गेन एंड टेक इट, Q इज इक्वल्स टू Ne। तो ये 3 फंडामेंटल चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेड बाय क्वार्क्स। ओके, चलो अब कॉन्सेप्ट है चार्ज इज क्वांटाइज। तो चार्ज इज क्वांटाइज मतलब क्या है बेटा? तो चार्ज इज क्वांटाइज की मतलब, तो एक एग्जांपल देखते थे। देखो चार्ज इज क्वांटाइज, तो चार्ज इज क्वांटाइज मतलब एग्जांपल क्या है? देखो कि यहां पे मैंने एक शॉप खोल ली, यहां पे मैंने एक शॉप खोल दी, शॉप का नाम रखा इलेक्ट्रॉन शॉप। यहां पे राजू भाई सीमा बहन छोड़ के चले गए, तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मान लो कि राजू भाई के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है राजू भाई के पास, सारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है। कितनी वैल्यू बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन पकड़ लो आप, उसकी वैल्यू सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो तो उसकी वैल्यू सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मान लो कि कोई शॉप पर आया, तो वो इलेक्ट्रॉन तो मांगेगा नहीं, उसने मांग लिया चार्ज। फॉर्मूला है चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू Ne। Q मतलब चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो मान लो कस्टमर आ गया और उसने बोल दिया कि Q इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज चाहिए। ये Q इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज चाहिए, कि मुझे इस बैग में 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज चाहिए। अभी इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा वो फाइंड करना है। हाँ, तो मुझे 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसमें चार्ज चाहिए, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि Q इज इक्वल्स टू Ne, N इज इक्वल्स टू Q बाई, तो Q की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया आंसर 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा, तो उसके पास चार्ज हो जाएगा इस बकेट में
8 इंटू 10⁻⁻19। अब कोई और कस्टमर आया, उसने बोल दिया कि सर मुझे 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कुलम चार्ज चाहिए बकेट में। तो फिर से वो उसने देखा कि n इज इक्वल्स टू क्यू बाई, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कुलम बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, यहाँ पर आंसर आ गया 1/2, हाफ इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन की फिक्स वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, तो हाफ वैल्यू कैसे है? मान लो कि यार आप दुकान में गए और आपने पार्ले का पैकेट बोल दिया कि एक पार्ले चाहिए, तो आप ऐसे मांगोगे मुझे 2 पार्ले चाहिए, कि मान लो कि इसकी वैल्यू 10 रुपये, कि 10 रुपये में 10 पार्ले जी आते हैं, और आपने कहा मेरे पास 2 रुपये, मुझे 2 पार्ले दीजिए, तो वो नहीं देगा, वो तो पूरा पैकेट ही देगा। आपने बोला मेरे पास आधे रुपये, मुझे पार्ले का बिस्किट आधा करके दीजिए, वो ऐसे नहीं देगा। मेरे पास 5 रुपये, मुझे 5 पार्ले की बिस्किट, नहीं, उसकी वैल्यू फिक्स है 10 रुपीज़। जैसे इसकी भी वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो हाफ नहीं हो सकती। तो एक बात होगी कि n की जो वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है, लेकिन 1/2, 3/2 नहीं हो सकती। इंटीजर फॉर्म में हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, एक और चीज बेटा, कि मान लो कि आप लोग चार्ज रिमूव हो रहा है, तो रिमूव है तो Q इज इक्वल्स टू प्लस एनी, और हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऐड इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू माइनस एनी। ऐड हो रहा है तो माइनस एनी, रिमूव हो रहा है तो प्लस है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। हमने 2 एग्जाम्पल भी ले ली, इस टाइप के एग्जाम्पल आगे आने वाले हैं। ओके, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देन इन 1 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल, Q इज इक्वल्स टू एनी, तो 1 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n इज इक्वल्स टू 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कूलम में। हाँ, तो याद रखना एग्जाम के लिए फॉर बोर्ड कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द हीलियम +2 पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल। तो बेटा अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा मतलब हीलियम +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो n की वैल्यू हो गई 2। ओके, रिमूव हुए तो प्लस आएगा, तो Q इज इक्वल्स टू प्लस एनी, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल। हीलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो n इज इक्वल्स टू +2, तो Q इज इक्वल्स टू एनी, n की वैल्यू पुट कर दो 2, 3.2 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद when 10⁻14 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड from the metal sphere, then charge on the sphere becomes 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स बेटा रिमूव हो गए, तो फॉर्मूला सेम, Q इज इक्वल्स टू एनी, रिमूव हुए तो प्लस, ऐड हुए तो माइनस, तो 10⁻14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻5, तो 16 इंटू 10⁻⁻6, तो 16 माइक्रो कूलम। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। रिमूव हुए तो आंसर आएगा पॉजिटिव। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लो कि 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलम। ये ध्यान रखो, 1 मिली कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻³ कूलम, और 1 नैनो कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ कूलम। तो ये याद रख लो। तो था 16 इंटू 10⁻⁶, उसकी जगह में आंसर दिया हुआ था माइक्रो कूलम में, क्योंकि हम लोग स्मॉल पार्टिकल को देखने वाले हैं। हो रहा है, आसान है। चलो आगे निकलते बेटा। अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, द ग्लास एक्वायर्ड अ चार्ज ऑफ 19.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। तो हो जाएगा सेम क्वेश्चन, लगा दो Q इज इक्वल्स टू एनी,
और n की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ओके, मे बी आंसर होगा 12 के आसपास, मे बी देख लेना एक बार आप लोग। सिंपल, कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 9.1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुई बात, ये हुई बात, ये है खूबसूरत, ये खूबसूरत बात हो गई, एक खूबसूरत क्वेश्चन। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया, खूबसूरत क्वेश्चन। तो मुझे, मेरे पास कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन 9 kg 1, तो मेरे पास जो बकेट है उसकी वैल्यू है, उसकी साइज है 9.1 kg। तो इस 9.1 kg में कितना चार्ज आएगा, मतलब इस 9.1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। मेरे पास जो बकेट है वो 9.1 kg की है, तो इसमें मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कि मेरे पास जो भी बकेट है वो 9.1 kg है, तो मेरे पास यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आया, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 × 10⁻31। 2 इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस बकेट में 9.1 kg की बकेट में मैक्स टू मैक्स कितना चार्ज आ सकता है। चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पे बेटा बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन के लिए मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलो उल्टा लिख देते हैं कि 9.1 इंटू 10, सॉरी 9 इंटू 10⁻31 kg, वो एक इलेक्ट्रॉन का मास, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन समाएगा। ओके, तो 9.1, यहाँ पे 9.1, तो 9.1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन समाएंगे। 9.1 × 10⁻31 kg में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 9.1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बेटा आया आंसर हुआ 9.1 बाय 9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 कैंसिल, तो 10⁻31 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू कितनी हुई 10⁻31। अब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब उसने बोला इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल चार्ज चाहिए, तो चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल्स टू Ne, तो n की वैल्यू पुट कर दो 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, जो भी आंसर आए वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया यहां तक। तो ये क्वेश्चन खूबसूरत क्वेश्चन है। ओके, चलो ये भी इजी क्वेश्चन है कि वन मेटालिक स्फीयर A इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो एक A है, उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। वन मेटालिक स्फीयर A इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, तो एक A को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। वेयर अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर B एग्जैक्टली सेम मास सेम है एज A इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो B को मैंने B एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ A, ओके, इज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो B को मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। ओके भाई, मास सेम है लेकिन इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो क्या होगा, मास ऑफ A एंड मास ऑफ स्पील रिमेन इक्वल। नहीं, मास ऑफ A इंक्रीज नहीं भाई, डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो मास डिक्रीज हो जाएगा, यहां पे मास इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कर दिया तो मास ऑफ B इज डिक्रीज, नहीं, मास ऑफ B इज इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी, मास ऑफ B इज इंक्रीज। ओके, कि सेकंड क्वेश्चन, तो ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, ये भी एक खूबसूरत क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, खूबसूरत है। तो उसने बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ 5 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर मतलब तो H2O। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है 10, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8, और यहां पे एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास वाटर के लिए है 18
ग्राम। तो पहले तो ये केमिस्ट्री का बेस मुझे पता होना चाहिए, ये केमिस्ट्री की बात है। अब यहाँ पे एवोगेड्रो देखे, एवोगेड्रो Na की वैल्यू दी है मुझे 6 इंटू 10⁻23। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में आया हुआ है बेटा, कि मोल इज इक्वल्स टू मास बाय एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू n बाय Na। तो मास यहाँ पे 5 ग्राम, देखो इसको अलग कर देते हैं कि मास बाय एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू n बाय Na। मुझे n की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो n इज इक्वल्स टू मास बाय एटॉमिक मास इंटू n। ये केमिस्ट्री के टीचर ने कराया होगा। यहाँ पे मास दिया हुआ है 5 ग्राम, एटॉमिक मास है 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23, तो ये मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू मिल गई। अभी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में टोटल पार्टिकल कितने हो गए, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 10। तो एक पार्टिकल के लिए Ni, तो 10 पार्टिकल के लिए 10 इंटू Ni, समझ में आ गया, 10 इंटू Ni। तो 10 इंटू N की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 5/18 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 5/18 इंटू 6 इंटू 10⁻23 और 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो ये सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आए वो चार्ज मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? यहाँ पे कैपिटल एन में बेटा, कैपिटल एन मतलब कि स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, तो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू n इंटू 10, समझ लेना। मैं स्मॉल एन की वजह से 10 इंटू n लिख दिया है। समझ में आ गया किस कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 10। तो एक के लिए इतना, तो 10 के लिए कितना, तो मैंने 10 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो खूबसूरत केस था। चलो ये तो सिंपल केस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो फर्स्ट, इफ अ बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी राइट है। अ बॉडी इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज 1.6 × 10⁻19, चार्ज इज क्वांटाइज, यस 1 2 3 4 5 6, Q इज इक्वल्स टू Ni, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट। ओके, सिंपल क्वेश्चन। 32 इंटू 10⁻12 कूलम चार्ज, खाली जगह केज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाह वाह, खूबसूरत, ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। कि उल्टा करना है बेटा, कि इस बगेज में ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है, कितना है 32 इंटू 12 कूलम चार्ज है। यहां पे चार्ज कितना है 32 इंटू 12 कूलम चार्ज इस बकेट में। ओके, लेकिन बकेट की जो साइज है वो मुझे नहीं पता। समझो कि 32 इंटू 10⁻12 कूलम चार्ज के लिए मुझे कितना बकेट लेना पड़ेगा, बकेट की साइज क्या है, कितना केजी बकेट चाहिए। समझ में आया? उल्टा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था ना, उससे उल्टा क्वेश्चन ही हो गया। उसमें क्या था कि सर बकेट की साइज थी 9.1 और उसमें कितना चार्ज आएगा, तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि उस बकेट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे चार्ज दिया है, तो चार्ज में से हम लोग फाइंड करेंगे पहले तो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए बकेट कितना चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने बकेट साइज चाहिए 9.1 × 10⁻31, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए बकेट साइज चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी बकेट साइज चाहिए, तो वो लोग हम लोग देखेंगे। देखो, तो पहले तो यहाँ पर कर दो, एक ही फॉर्मूला लगा दो कि चार्ज दिया है, तो पहले तो बिना सोचे बेटा Q बराबर N कर दो। तो N की वैल्यू लिख दो Q/E, पहले तो N फाइंड कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 इंटू 10⁻12 बाय 1.6 इंटू 10⁻−19, तो आंसर कितना आएगा 20 इंटू 10⁻19 प्लस 12। ओके, तो 10⁻31। तो यहां पे मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मिलेगी 20 इंटू 10⁻31। ओके, अब मुझे क्या चाहिए बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1, उसने 9 लेने को बोला है। चलो भाई तू बोले तो मैं 9 ले लेता हूँ, उसने 9 बोला है तो 9 ले लो। एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 9 इंटू
10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9 × 10⁻31 kg। तो 20 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? तो 20 × 10⁻31 × 9 × 10⁻31, -1 + 1 कैंसिल हो गया, 9 × 20 180 kg आंसर हो गया। ओ कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे 180 लगा लो। ओके, तो आंसर आ गया 180। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत केस था। देखो ये इस तरह के यूनिक क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी बुक में नहीं दिए होते कुछ बार। ओके, तो स्पेसिफिक चार्ज की बेटा बात करते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द एटम इज द रेशियो ऑफ द चार्ज। चलो बेटा, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाय मास। तो स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड करता है, यहाँ पर देख दो स्केलर है, ऐसे यूनिट है कूलम बाय केजी, डायमेंशन भी आपको पता होना चाहिए, हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो कि S इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। मान लो कि मैं वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो साथ में मास भी इंक्रीज होगा। जो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो साथ में मास भी डिक्रीज होगा। तो मान लो कि वेलोसिटी को इंक्रीज कर दी तो मास इंक्रीज हो गया, तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो मास भी डिक्रीज हो गया। ओके, तो स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड ऑन मास। तो इस पर एक खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो कि स्पीड ऑफ द चार्ज बॉडी इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, देन इट्स चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज विल बी, देन इट्स चार्ज, चार्ज ध्यान रखो, CHARGE, ओके कोई बात नहीं, एंड स्पेसिफिक चार्ज विल बी। तो चार्ज बेटा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। सेम वाले 3 क्वेश्चन है। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज, तो देखो हम लोग क्या बोले, स्पीड ऑफ द चार्ज इज डिक्रीजिंग, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है तो मास भी कैसा होगा? डिक्रीज होगा। स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड ऑन मास, मास डिक्रीज हो रहा है तो स्पेसिफिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अभी हमने देखा। ओके, तो सेम चार्ज कैसा रहेगा? सेम। भाई चार्ज में, चार्ज से कोई लेना देना है नहीं, चार्ज तो सेम ही रहेगा, चार्ज को लेना देना ही नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड ऑन अ मास। ओके, चार्ज को लेना देना नहीं है। ओके, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड ऑन, चार्ज इनवेरिएंट है, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज को लेना देना है। मान लो कि ये शेप की बॉडी ले लो, ये शेप की बॉडी ले लो, ये तीनों शेप की बॉडी ले लो। यहां पर भी चार्ज 10 कूलम हो सकता है, यहां पर भी 10 कूलम हो सकता है, और यहां पर भी 10 कूलम हो सकता है। इस साइज से कोई डिपेंड नहीं है, मास से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज को डिपेंडेंसी है, तो ये ध्यान रखना। चलो, बेसिक नॉलेज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बचपन में आपने देखा होगा कंडक्टर। तो बेटा कंडक्टर है क्या? तो कंडक्टर मतलब तो कंडक्टर मतलब तो हमें पता है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, एसिड, मेटल्स, ये सारे कंडक्टर्स। और इंसुलेटर मतलब तो वुड, फिर ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे इंसुलेटर है। तो कंडक्टर मतलब कि देखो, कंडक्टर का मीनिंग है कि नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। कंडक्टर का मीनिंग क्या है बेटा? कंडक्टर मतलब कि कंडक्टर में, देखो ध्यान दो, पहले हम आराम से चलते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों में सेम है। यहाँ पर भी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव हो गए, यहाँ पर भी जितने पॉजिटिव है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव हो गए। लेकिन कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन moves freely, electron moves freely, not bounded। यहां पे फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, बाउंडेड है नहीं। लेकिन इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर रहे हैं, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, स्ट्रांगली बाउंडेड है। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी,
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, करंट का फ्लो नहीं हो सकता, यहाँ पे करंट का फ्लो हो सकता है। तो बेसिक बात है इंसुलेटर कंडक्टर की, आपको पता होगी बेटा। वाई डू स्टैटिक चार्ज ऑलवेज फ्लो टूवर्ड द शार्पेस्ट एजेस? एक चीज़ ध्यान रख लो कि जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर में एक चीज़ ध्यान रख लो बेटा कि मान लो कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर में मान लो कि यहां पर कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होगा बेटा कि जो भी हमें इसे पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसकी पूरी बॉडी पर ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली आ जाएगा, इसकी पूरी बॉडी पर ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली आ जाएगा। ओके, तो कंडक्टर पर ये पॉजिटिवली चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो हम लोग कोई कंडक्टर ले लेते हैं, मान लो कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, कि मान लो कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, तो देखते, चलो इसको ही मार देते हैं कि मान लो कि कंडक्टर है, तो हम यहां से चार्ज को देंगे तो पूरी बॉडी पर चार्ज आ जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन मान लो कि हमारे पास इंसुलेटर है, तो चार्ज देयर इज प्लेस्ड इन वन पॉइंट। मान लो कि हम लोग यहाँ पर चार्ज देंगे तो इंसुलेटर में चार्ज आगे नहीं जाएगा, यहाँ पर ही चार्ज होगा। इंसुलेटर है तो चार्ज आगे फ्लो नहीं होगा, मतलब कि चार्ज पूरी बॉडी पर नहीं आ जाएगा। लेकिन कंडक्टर है तो पूरी बॉडी पर चार्ज होगा, लेकिन इंसुलेटर में देयर इज प्लेस्ड, चार्ज जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगा। यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है और यहाँ से मैंने चार्ज दे दिया, तो यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में यहाँ पे चार्ज देंगे तो यहाँ पे शॉक लग सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया, बेसिक बात है। ओके, और कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर मान लो कि यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज रख दें तो सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा कंडक्टर में और सारा पॉजिटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। ओके, और नेगेटिव रख दे तो इसकी तरह अट्रैक्शन रिपल्सन की बात है। और जो शार्प एजेस है वो भी ध्यान रखो कि कंडक्टर में मान लो कि शार्प एजेस है, तो ऐसी कोई भी शार्प एजेस है, मान लो कि शार्प एजेस है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन शार्प एजेस पर चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए हमारे जो बाल है शॉक लगने पर क्यों खड़े हो जाते हैं, तो इसकी वजह से खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में बाल वो शार्प एजेस पर ये जो चार्ज है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टर में। ओके, इसलिए हम घर पर जो लाइटनिंग रॉड रखते हैं थंडर्स के बचने के लिए, तो वो शार्प होती है ऊपर से। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लास्ट क्वेश्चन। ओके, कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? देखो, एक तो ये चारों कंडक्टर है लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ पर शार्प एजेस पर चार्ज ज़्यादा है, देखो। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि जो शार्प एजेस है उस पर चार्ज कम है, तो ये रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शार्प एजेस हमारी बाल है, तो यहाँ पे सारे बाल खड़े हो चुके हैं शॉक लगने की वजह से। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 5 राइट है, और ये रॉन्ग है क्योंकि शार्प एजेस पर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, फिर 5 और 2, नहीं 3 नहीं आएगा यार, सी आएगा। तो इसका आंसर है 1, 2, 4। ओके, चलो थैंक यू प्यारे बच्चों। लेक्चर कैसा लगा? सारा लेक्चर जो भी मैंने करवाया उसमें बहुत सारा कंटेंट आ गया है, इतना इनफ है जेईई और नीट के लिए। तो अब भूल जाओ 11th को, बैकलॉग को भूल जाओ और नई शुरुआत कर दो 12th के लिए। हम लोग पूरा सिलेबस, पूरा 12th का सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो। ओके, लेक्चर आते रहेंगे ऐसे, जो भी बैकलॉग है उसका कोई टेंशन मत लो, पूरा 12th कवर अप करके रखो, मोटिवेटेड रहो। ओके, तो द मून फिजिक्स आपके साथ है, हम आपके साथ है, पूरा सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।